आज पढ़ना था दूसरा मौलिक अधिकार। क्या था? कल हाँ हो गया था पूरा। करें स्टार्ट? चलो, पहला मौलिक अधिकार कौन सा था? समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से 18 ये पढ़ लिया था कल। आज है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल है 19, आर्टिकल नंबर 19। तो कहते हैं बात या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है आर्टिकल 19 में? आर्टिकल 19 में 19A पहली स्वतंत्रता है बोलने की, स्पीच, यानी इसको कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A। 19B में बोलने का अधिकार मिल गया। फिर बोलोगे किसके सामने? कुछ लोग, यानी कि कोई सभा। और कैसी सभा? बिना हथियारों के, यानी कि शांतिपूर्ण सभा, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ये कहता है 19B। अब बात करते हैं 19C की। ये तीसरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। वो क्या कहता है? आपको बोलने की आजादी मिल गई, आपको शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी मिली। ठीक, आपने बोल लिया, सभा कर ली। अब देखो, अगर आपने बोल लिया, अपनी बात को कह दिया लोगों के साथ, जो कुछ लोग थे उस सभा में, इसको आप याद भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर ये कहानी को रिलेट करोगे तो याद होगा कि आपको सबसे पहले बोलने का मौका मिलना चाहिए था। ठीक, आपने लोगों को अपनी बात बताई, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली। ये 19A। और अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, कुछ लोगों को बोला होगा आपने, तो आपने सभा की, तो शांतिपूर्ण थी, हिंसक ना हो। ठीक है, वरना सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, उस स्थिति में तो सभा करने की आजादी नहीं है। कैसी सभा करने की स्वतंत्रता है? शांति। आपने सभा भी कर ली, मतलब कुछ लोगों को जो आपको अपनी बात बतानी थी वो आपने बता दी। अब यदि वो सारे लोग उस बात पर सहमत है, इस कहानी को मैं रिलेट कर रहा हूं, इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि 19 आर्टिकल के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली। आपने बोल लिया, आपने सभा कर ली। अब यदि आपके विचार से कुछ लोग सहमत हैं, यानी वो सभा अगर आपके विचार से सहमत है, तो आप अपने संगठन बना सकते हैं, है ना? यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, बात क्लियर? अब यदि आपका संगठन बन गया है, तो क्या जिस जगह पर आपकी सभा थी उसी जगह तक सीमित रहोगे? उस संगठन का प्रचार प्रसार करोगे, यानी और जगहों पर अपनी बात को ले जाओ। रिलेट करना है इस बात को, और जगहों पर भी अपनी बात को ले जाना है। यानी कि आपको घूमने फिरने की आजादी होनी चाहिए थी, तभी तो जा पाओगे। देश में कहीं भी आने जाने की सुविधा होनी चाहिए थी, कोई चेकिंग नहीं, कोई चेकिंग नहीं लगे, कोई वीजा ना लगे, है ना?
वरना पता चले यूपी का व्यक्ति एमपी जा रहा है उससे वीजा देना पड़ रहा है, दिल्ली जा रहा है उससे वीजा लेना पड़ रहा है। ये सारी चीजें तो बड़ी दिक्कत करती हैं। तो यानी कि देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, तो देश में भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक, आप आने जाने लगे। अब अगर आप घूम रहे हो, फिर से उस कहानी पर अगर आप घूम रहे हो तो कोई जगह आपको अच्छी लग गई, फिर आप कहोगे कि देश में हम यहीं रहे, है ना। कुछ लोग चले जाते हैं शहरों में, अच्छा लगता है, वहीं रहने लगते हैं। कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, वहां घर बना लेते हैं। तो जिस जगह पर आप आ जा रहे हो, अगर आपको देश के अंदर कोई जगह रहने के लिए पसंद आ गई तो आप वहां पर रह सकते हो, बस सकते हो, अपना आवास बना सकते हो। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 19 ई, 5वां आर्टिकल, देश में कहीं भी बस जाने की, या हम कह सकते हैं रहने की स्वतंत्रता। आवास बना सकते हो, अपना रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक और आर्टिकल था, यहाँ हटा दिया गया, बेसिकली वो इसी वाले से रिलेट होता, 19F। इसमें था देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। ये तभी आएगा जब आप कहीं संपत्ति का अर्जन करोगे वहां जाकर। जो 19F था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। ये 19F में भी था, और कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 31 में भी था। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में एक मूल अधिकार के तौर पर शामिल था, और 19F में एक स्वतंत्रता के अधिकार के तौर पर भी शामिल था। तो इस आर्टिकल को, यानी आर्टिकल नंबर 31 को और आर्टिकल नंबर 19F को, जो किसकी व्याख्या करता था, संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करता, इस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके संविधान संशोधन किया गया 44th 1970। इसको हटाकर क्या कर दिया गया था, विधिक अधिकार के तौर पर भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया। तो मूल रूप से 19F भी था। हम जो बात कर रहे थे कि मूल रूप से 19 आर्टिकल में कितनी स्वतंत्रताएं थी, तो 7 हो जाएंगे। अभी तक आपने ये 5 पढ़ ली, एक ये, और F के बाद 19G, तो कुल 7 थी। लेकिन अभी ये हटा दी गई, निरस्त कर दिया गया। ये भी आर्टिकल हट गया जो संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करता था, और 19F भी हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन 1978 से विधिक अधिकार में डाल दिया गया। इसको भाग 12 में आता है, वो वित्त और संपत्ति वाला भाग जो है, आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया। ये आज नहीं है, मूल रूप से ये था भारतीय संविधान। तो 19E के बाद अगला जो नंबर है वर्तमान में वो 19G है, जिसको हम F अब ले लें। क्यों, क्योंकि F तो है ही नहीं अब कुछ, तो जो G वाला था वो कहाँ प्रमोट हो गया, F कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये क्या था, G। फिर से आओ उसी कहानी पर, देश में कहीं रहने लगे हो तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा, भाई अपना जीवन यापन करने के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा, है ना, धन अर्जित करना पड़ेगा। अभी भी तो वही करना चाह रहे हो, सरकारी जॉब लग जाए, एक जीवन यापन का जरिया प्राप्त हो। जीवन यापन के लिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, भले वो आप जॉब करें या कोई और दूसरा अपना बिजनेस करें। तो देश में कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप जैसे कह दो ब्राह्मण हो तो सिर्फ आप ब्राह्मण वाले काम कर सकते हो, है ना। कोई मान लो पहले होता था जो वर्ण आश्रम व्यवस्था में कास्ट था,
आर्य संस्कृति में, उसमें क्या होता था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें क्या था, बंटवारा था कामों का, कि अगर इस जाति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो इसी जाति का काम करेगा, इस जाति में पैदा हुआ तो। लेकिन आज ये नहीं है। आज भारतीय संविधान स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट में जन्म लिए हो, लेकिन आपको देश के अंदर कोई भी व्यवसाय, कोई भी रोजगार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि देश में अपनी मनपसंद, आप पर थोपा नहीं जाएगा कुछ भी। अगर आपकी पसंद है तो अपनी मनपसंद रोजगार कह सकते हो इसको, और क्या कह सकते हैं हम, व्यवसाय कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं, कार्य करने की स्वतंत्रता। कुल 6 है 19 के तहत, जिसे कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुल 6 प्रकार की हैं। सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता मिले, ये 19 ये कहता है। अगर आप बोलोगे किसके सामने तो एक सभा हो, तो 19 भी कहता है कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। अब आपने सभा के सामने बोल लिया और वो लोग आपसे सहमत है तो अपना संगठन बना लो, है ना, तो आपकी आवाज थोड़ी सी और बुलंद होगी। भाई जब हम अकेले बोलेंगे कोई बात को और हमारे साथ 10 लोग खड़े होंगे तो बात अलग होगी। तो 19C कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और ज्यादा प्रचारित करना उस बात को तो घूमो फिरो, फिर देश के दूसरे हिस्से में जाओ, देश में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक है, भ्रमण कर लिया, कहीं जगह अच्छी लग गई तो रहने की स्वतंत्रता, और रहने के लिए जीवन यापन करना पड़ेगा तो आपको रोजगार करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इन रोजगार की, व्यवसाय की और कार्य करने की स्वतंत्रता 19G के तहत मिली। तो कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आज, 19A, B, C, D, E और G। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिक को मिलती। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो अलग से आपसे पूछे जाते हैं मैं इसको लिख दे रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो प्रेस क्या है, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज है। तो प्रेस भी, यानी प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है ना। प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद या कौन सा भाग सुनिश्चित करता है, भाग 3, यानी एक मौलिक अधिकार के तहत, मूल अधिकार के तहत आर्टिकल नंबर 19 सुनिश्चित करता है कि प्रेस भी हमारी कैसे होगी, स्वतंत्र होगी। वो भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके लोगों की ही तो आवाज है, उस आवाज, वो आवाज भी स्वतंत्र रहे, इसकी भी व्याख्या आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही दी गई। कभी अगर पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या या उसका जो अभिव्यक्ति है वो आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही आएगी। ये तो था आपका आर्टिकल नंबर 19। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20। इसमें कुछ प्रकार की स्वतंत्रता है। ये सब कुछ आप स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ रहे हो, आर्टिकल नंबर 19 से 22। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको मिली है, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है भाई, तुमको भी तो पता चलना चाहिए आपके संविधान ने आपको दिया क्या है, अब क्या क्या कर सकते हो, ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए। तो 19 में पता चल गया कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। अब 20 में क्या है, कोई अपराध कर दो कभी, हालांकि करना नहीं, अपराध के लिए दोष सिद्ध करना पड़ता है ना, तभी तो सजा मिलेगी। भाई कोई अपराध किया तो न्यायालय दोष सिद्ध करना पड़ता है ना वहां पे कि ये अपराध किया गया है। तो दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी कुछ संरक्षण प्राप्त हो जाता है आपको, बचाव कह सकते हैं इसको। जब भी कोई अपराध हो जाए या कर दे तो उसमें आपको उस स्थिति में, हो सकता है कोई झूठ कह रहा हो आपसे, जिसने हमें मारा है तो आपने मारा ना, तो क्या आपको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा इस स्थिति में,
अपने बचाव के लिए क्या क्या संरक्षण कर सकते हो, जिससे अपराध की दोष सिद्धि जब हो रही है तो आप अपने बचाव में क्या क्या कह सकते हो। दोष अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20 में। और कितना, यानी कितने प्रकार का संरक्षण है, तो 3 प्रकार। कितने प्रकार का, अब इसको समझना जरा ध्यान। ये तो समझ जाओगे कि अपराध के संबंध में है कुछ, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि करना है उसका, तो हमें उससे बचने के तरीके क्या है, वो आर्टिकल नंबर 20। अब कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से आप बचाव कर सकते हो। तो पहला तो ये, कोई अपराध कर दिया है या आप पर बताया जा रहा है कि आपने अपराध किया है, तो स्वतंत्रता प्राप्त दोष सिद्धि के संबंध में कैसे कैसे संरक्षण हो सकता है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो किसी अपराध के लिए, किसी भी अपराध, सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, सिर्फ एक बार सजा। समझ में आ गई बात। ये नहीं कोई गलती कर दी, पापा भी मारे मम्मी भी मारे शाम को, पता चले बड़ा भाई भी मारे, तो ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे कानून में कि छोटी अदालत ने कह दिया 5 साल की सजा है, कोई आपने अपराध कर दिया, अब बड़ी अदालत में चले गए, उसने कह दिया नहीं अब तो 10 साल की सजा, तो दोनों नहीं मिलेंगे आपको। कोई एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कहते 20 साल आजीवन कारावास, तो ये नहीं है कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट वाला 20 साल काटो, फिर 10 साल हाई कोर्ट वाला काटो, और सकता लोअर कोर्ट ने भी दिया हो कुछ तो उसका भी काटो। इसका अर्थ क्या है, अगर कोई एक अपराध किया है आपने तो सिर्फ एक बार सजा, बार बार आपको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा संरक्षण ये है कि जब आपने जो अपराध किया होगा उस टाइम पर जो सजा रही होगी वही मिलेगी। ऐसा पता चले आपने कोई क्राइम किया 2010 में, ठीक हो गया, पकड़ लिए गए आप, बाद में 2011 में मान लो पकड़ लिए, आप पर मुकदमा चलता रहा और 2012 में सजा का ऐलान हुआ, और जब आपको वो अपराध के लिए सजा मिली उससे पहले ही कोई सरकार ने कानून बना दिया कि अगर इस टाइप का कोई अपराध होगा तो हम उसको फांसी देंगे, और उससे पहले ये था कि इस अपराध के लिए आजीवन कारावास। ठीक, अब दिक्कत यह है कि आपकी सजा का ऐलान उस कानून बनने के बाद हो रहा है, तो आप पर कौन सी सजा लागू होगी। आपने किया कब था, 2010 में, उस टाइम पर भारतीय कानून जो कहता था वही माना जाएगा। आज भले ही नया कानून आ गया हो फांसी वाला, लेकिन वो आप पर लागू नहीं होगा। मतलब ये हुआ इस बात का कि जब आप अपराध करते हो उस समय जो कानून के तहत अपराध की दृष्टि से जो भी सजा का प्रावधान होगा वही मिलेगा। ठीक, बाद में भले ही आप कभी भी पकड़े जाओ और इसके लिए कितने भी नए प्रावधान आ जाए, लेकिन आपने जिस समय अपराध किया होगा उस टाइम पर जो भी सजा का प्रावधान होगा वही आपको प्राप्त होगा। तो सजा के समय, ये कह सकते हैं अपराध के समय, अपराध के समय निश्चित सजा का प्रावधान है। बचाव कर सकते हो, पता चले उस केस में अब फांसी का कानून आ गया, अब फंस जाओगे आप कह सकते हो कि भाई हमने अपराध जिस समय किया था उस समय सजा क्या निश्चित थी, उस समय जो निश्चित सी सजा उसी के हिसाब से हमको सजा होनी चाहिए, यानी जो अपराध हमने जिस समय किया उस टाइम पर जो सजा थी वही मिलनी चाहिए। तीसरा और अंतिम, पता चले आपके खिलाफ कोई, कह सकते हैं कोई विटनेस ना मिले जिससे दोष सिद्ध हो रहा हो, है ना, गवाह ना मिले जो आपने क्राइम किया, तो पुलिस ऐसा ना करे कि आपको लॉकअप में डाल के मारे कूटे, तो फिर आप उस डर से कह दो कि नहीं हमने किया, भले ही ना किया, पुलिस के डर से कह रहे हो या मतलब किसी के दबाव से कह रहे हो। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
बात समझ में आ रही? वरना आपने मान लो भाई चार किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं, ठीक, अब वो किसने किया ये भी किसी को नहीं पता, पुलिस ने जबरदस्ती किसी एक आदमी को मुखौटा बना दिया या किसी भी व्यक्ति को, अब प्रेशर पड़ रहा है राजनीतिक हो या सामाजिक हो कि सजा होनी चाहिए, और आपको जबरदस्ती प्रेशर किया जा रहा है कि कबूल लो वरना इससे भी ज्यादा घातक परिणाम। तो आपने क्या कह दिया जाके जज साहब के सामने, नहीं नहीं हमने ही किया है, हमें जो सजा है वो दे दो। तो इस प्रकार से आपने अपने ही खिलाफ क्या कर दी, गवाही दे दी। तो ऐसी गवाही का कोई अर्थ नहीं, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं कर सकते, गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये तीन प्रकार से आपको संरक्षण प्राप्त है अपराध की दृष्टि से। किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा, और जिस टाइम अपराध किया उसी टाइम की सजा मिलेगी। स्वयं आपसे कोई आपके ही खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते, ठीक। ये तीन प्रकार से आपको संरक्षण प्राप्त हो सकता है आर्टिकल नंबर 20 के, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। इसमें क्या, इसमें कौन सी स्वतंत्रता है, क्या कहते हैं इसको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या अर्थ है इसका, प्राण शब्द और दैहिक शब्द क्या है, अर्थ क्या है? देखो आप जो भी जीवन जी रहे हो वो अच्छा हो, है ना, आपके हिसाब से जो आप चाहते हो वो कर सको, तो ये सारी गारंटी आर्टिकल नंबर क्या देता है, 21। जैसे ज्यादा प्रदूषण हो जाए यहाँ पर किशनी में, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो आपके जीवन पर संकट हो गया, नहीं हो गया? पर्यावरण अगर ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा तो आपके जीवन पर संकट हो जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराए, और नागरिकों के पास ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें एक बेहतर माहौल मिले जीने का। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यही सुनिश्चित करता है कि जो जो कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो करने की कंडीशन हो, संविधान में वो करने की स्वतंत्रताएं मिले आप। जैसे अब हो सकता है आप मित्र से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिसके बारे में हम गलत सलत बोल रहे हैं वो कोई जान ना पाए, ये आपकी चॉइस है। आप किसी चीज को दो लोगों के बीच में रखना चाहते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। आपने जो बात दूसरे से कही है वो गोपनीय रखी जाए, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो आपकी फोन टैपिंग नहीं की जा सकती, फोन टैपिंग अपराध हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना। तो ये सारी कंडीशंस कौन आर्टिकल देता है आपको, 20। इसी के तहत फोन टैपिंग जानते होंगे आप लोग अपराध है, आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये आपकी गोपनीयता भंग कर रहा है। भाई आपने किसी से क्या बात की ये आपको पता है या फिर उस व्यक्ति को पता है, आप नहीं चाहते वो पब्लिक डोमेन में आए, लेकिन अगर कोई फोन टैपिंग कर रहा है आपकी, कोई आपका फोन हैक करके बैठा है, उसको तो सब पता चल जाएगा। तो फिर फोन हैक करना या फोन टैप करना या जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं उनको लीक करना, वो किस आर्टिकल के तहत एक अपराध बन जाएगा, आर्टिकल 21 के तहत एक अपराध बन जाएगा। इसी के तहत एक और बड़ा चीज है, जैसे बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो हमको अपना जीवन कठिन लगने लगेगा, हो सकता है इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाएगी हम सांस ना ले पाए, है ना। तो एक स्वच्छ पर्यावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो हमारे पास, इस बात की भी गारंटी आर्टिकल 21 देता है कि सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए।
ठीक। इसी आर्टिकल के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्याय, ये पूछा गया है कहीं पर, न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बनाया था, इसको लागू किया, इसको पारित किया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। और इस अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, इसको हम कहते हैं एनजीटी। इसकी भी स्थापना 2010 में हुई। एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। जो किससे संबंधित मामले देखता है? पर्यावरण से संबंधित मामले। ये शायद आपने पर्यावरण में भी पढ़ा। एनजीटी क्या है? भारत में पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है, उन पर अपना नियंत्रण रखता है। ये किस आर्टिकल के तहत आएगा? 21 के तहत आएगा। बेहतर पर्यावरण देने के लिए सभी नागरिकों को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली। और 4 इसके रीजनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस कहां पर है? भोपाल गुड़। और कहां है? चेन्नई, वेरी गुड। और कहां है? पुणे, मतलब महाराष्ट्र। और एक 4 है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब चेन्नई तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, एक और है पश्चिम बंगाल में कोलकाता। इन 4 जगह इसके रीजनल ऑफिस एनजीटी के, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। 2010 में इसको स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। जो किसके मामले देखता है? पर्यावरण से संबंधित मामले देखता है, आर्टिकल 21 के तहत। करो नोट अगर इसमें कुछ करना। आर्टिकल 21 हो गया। एक और आर्टिकल है 21 के तहत ही, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। ये भी आज एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, शिक्षा का। अच्छा, इसको देखने से यह पता चलता है कि यह मूल रूप से नहीं था, संविधान में इसको बाद में जोड़ा गया, क्योंकि 21A लिखा है। अगर मूल रूप से होता है उसको हम 22वें में जोड़ लेते, है ना। तो यानी कि ये मूल रूप से नहीं था, तो किसी संविधान संशोधन के जरिए से आया होगा। तो यहां समझो, जो राइट टू एजुकेशन है, आरटी कह सकते हैं इसको, शिक्षा का अधिकार, वो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में 2002 कौन सा अमेंडमेंट है? इसमें फंडामेंटल राइट के तौर पर जोड़ा, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के तौर पर। और इसी संविधान संशोधन के जरिए से ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य कह सकते हैं इसको। और यहां पर मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में। मौलिक अधिकार में इसको आर्टिकल नंबर 21A के तहत रखा गया, और मौलिक कर्तव्य वाले कॉलम में आर्टिकल 51A का के, के तक जाओगे 11वें नंबर का। आज कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पूरे 11। शुरुआत में कितने थे? 10 थे। जो 11वें नंबर का है के 11वें नंबर पे पड़ेगा, वो किसका है? शिक्षा का अधिकार। ये एक ही संविधान संशोधन के जरिए से एक ही वर्ष मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? 6 से
14 वर्ष के बालकों को, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उन सभी बालकों को ये अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के तौर पर कि उनको कैसी शिक्षा मिलेगी, अनिवार्य एवं, इस वर्ड को याद रखना है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा के अधिकार के तहत भारत में रहने वाले सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों को यह मौलिक अधिकार है कि उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है। ठीक, और मौलिक कर्तव्य तो बच्चों के लिए होगा नहीं कि नहीं आपका कर्तव्य आप पढ़ो ही। ये कर्तव्य किसको दिया गया? माता पिता अभिभावकों को। ये अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बालकों को शिक्षा दें, यानी उनके शिक्षा के अधिकार का हनन ना करें। ये किसको प्रदान किया गया? अभिभावकों को। ये कर्तव्य अभिभावकों के लिए रखा गया और मौलिक अधिकार बच्चों के लिए रखा गया। उनको फ्री एवं कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाए 6 से 14 वर्ष तक, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा पूरी हो जाए। ये आर्टिकल 21 में कौन सा आर्टिकल, इसका अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 86 अमेंडमेंट एक्ट। किस ईयर आया? 2002। एक और आपने सुना होगा, आरटी को ही ले लेते हैं, आरटीई, शिक्षा का अधिकार, 2009। ये भी फ्री एवं कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। कब लागू किया गया ये और पूछा जाता है। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। तो ये पूरा है आपका शिक्षा का अधिकार। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और अरेस्ट और डिटेंशन। डिटेंशन होता है निरुद्ध कर लेना, निरोध कर लेना। तो गिरफ्तारी क्या कह सकते हो इसको? गिरफ्तारी एवं कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन इसमें सभी में कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, डिटेंशन कहते हैं इसको, अरेस्ट एवं डिटेंशन। इसमें नजरबंद कर देता घर में, उन सब चीजों में। तो इस स्थिति में क्या क्या संरक्षण प्राप्त है? अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, डिटेंशन हो रहा है, आपको कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हो? जैसे आपको 20 में अपने ही अपराध के लिए 3 प्रकार का संरक्षण, तो इसमें भी गिरफ्तारी के समय आपको कितने प्रकार का संरक्षण? 3 प्रकार। 3 प्रकार के तरीके हैं जिनसे आप अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। कौन कौन से? जिस समय गिरफ्तारी हो रही है आपकी, उस समय आपको कारण पता होना चाहिए, मतलब आप कारण जान सकते हैं कि हमें क्यों ले आया जा रहा है। तो गिरफ्तारी या निरोध का कारण जानने का अधिकार आपको बताया जाना चाहिए। ऐसे नहीं आया और कोई आपको ले गया, आपको पहले कारण बताया जाएगा किस लिए ले जाया जा रहा है। ठीक, पहला केस। दूसरा, आप पहुंच गए, अब वो आपको हो सकता है कहीं ले ही ना जाए, उसी कारावास में बंद कर दे कुछ दिनों के लिए। उस स्थिति में क्या होगा? 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी, मतलब कह सकते हैं न्यायालय एक तरह से, जो आपको दंड दे सकता है, दंडाधिकारी के समक्ष पेश होने का अधिकार। 24 घंटे के अंदर आपको उसे प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक, और तीसरा क्या? अगर आपको कोर्ट ले ही जाया गया है, आपका केस कौन लड़ेगा? यानी अपनी मनपसंद, अपनी मन से, अपने पसंद से अपना वकील रखना है, अपने मनपसंद वकील की
सलाह लेने की स्वतंत्रता या सलाह लेने का अधिकार। ये 3 प्रकार का अधिकार आपको प्राप्त होगा जब आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है या डिटेंशन कर रहा है। आपको उसका कारण जानने का पूरा राइट है। आपको 24 घंटे के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा जो भी आपको ले जाया जा रहा है, दंडाधिकारी या फिर न्यायालय के समक्ष। और अपना बचाव करने के लिए आप कोई भी मनपसंद वकील चुन सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 22 के तहत। ये कुल आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक ये कुल 4 आर्टिकल्स में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं तीसरे मौलिक अधिकार की। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा था? शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 23 और 2 ही आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? अच्छा, मैं एक बार और बताना भूल गया। आर्टिकल था 21, इसमें मैंने फोन टैपिंग शब्द का यूज किया है ना, कि कोई फोन टैप नहीं कर सकता। और कोई स्वतंत्रता एनजीटी बताया था उसमें। एक और चीज छोड़ गई, मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी संरक्षण प्राप्त है हमको। भाई हमको किसके साथ अपना जीवन यापन करना है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही आएगा। हमारी निजता है, हम किससे फ्रेंड बनाएंगे, किससे लाइफ पार्टनर बनाएंगे, ये सब कुछ हम तय करेंगे ना। 21 के तहत ये किसके तहत आएगा? मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह। कभी पूछ ले आपसे कि पसंद की व्यक्ति से अगर विवाह करना है तो कौन सा आर्टिकल ये आपको अनुमति देता है? आर्टिकल 21। क्योंकि प्राण एवं देह जो भी आपका निजी चीज है, आप ऐसे याद रखो, जो कुछ भी आपका पर्सनल है, जो कुछ आप चाहते हो और कानून में वो गलत नहीं है, तो वो सब कुछ आपकी निजी जिंदगी से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आर्टिकल 21 डिस्क्राइब कर। ठीक, फोन टैपिंग उसी में आएगा, अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण उसी में आएगा, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने की आजादी उसी में आएगी, है ना, कहीं भी घूमने की, भ्रमण करने की, ये सब कुछ आर्टिकल 21 में। ठीक, बात कर रहे थे आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार होता है, और हम कह सकते हैं जबरन मजदूरी, बंधक मजदूरी, दास प्रथा। बंधक मजदूरी या जबरन मजदूरी लिख लो इसको। जबरन मजदूरी का प्रतिषेध है, मतलब मनाही है। दुर्व्यापार नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते आप, मतलब इंसान का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। समझ आई बात? इंसान को किसी काम के लिए खरीदा नहीं जा सकता, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यापार नहीं हो सकता, और उससे जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। जबरन मजदूरी में ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन। एंसाइंट हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा ना दास प्रथा। तो दास प्रथा का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया है। दास प्रथा नहीं कर सकते आप, किसी को दास नहीं, बंधक नहीं बना सकते, वरना बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो आप। ये शब्द प्रचलित में है हमारे समाज में। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, इनका प्रतिषेध है आर्टिकल 23 के तहत। और आर्टिकल 24 ये 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, या हम कह सकते हैं बालकों को जोखिमपूर्ण, यहां पर जोखिम हो सकता है, जोखिमपूर्ण संस्थान में कार्य मजदूरी
करवाने का प्रतिषेध करता है। क्या करता है आर्टिकल 24? जिनकी उम्र कम है उन लोगों को, उन बालकों को जोखिमपूर्ण संस्थान, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? जैसे आपकी खान हो गई, खदानें, यहाँ से आप जैसे कोयला निकाल रहे हो, लोहा एस्क निकाल रहे हो, इन सभी जगह पर, इन सभी खानों में बालकों को मजदूरी करने से मनाही है, वहां आप इनका यूज नहीं कर सकते। और कोई जगह कारखाने, ऐसे कारखाने जिनमें जोखिमपूर्ण काम हो, लाइफ डेंजर में हो सकती हो, तो वहां पर छोटी कम उम्र वाले बालकों को काम करने की अनुमति नहीं है। कर रहे हो तो फिर वो उनका मौलिक अधिकार का हनन है आर्टिकल 24 की तरह। ठीक, तो इन सब चीजों का प्रतिषेध किया गया 24 में, आर्टिकल 24। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके बाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।